everyone, welcome to पवन वाग अकेडमी। आई एम अंकिता, योर फ्रेंड। एज यूजुअल गाइज, हम लोग हमेशा ही मिलते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट, चैप्टर नंबर 12, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो यस गाइज, आज के क्लास में नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ हम लोग हमारे मूव करते हैं। लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, बहुत सारे रिएक्शंस डिस्कस किए थे लास्ट वाले क्लास में, लेकिन जो मेजर रिएक्शंस हम लोगों ने डिस्कस किए थे वो था आपका कि आप एसाइल क्लोराइड से कैसे अल्डिहाइड को बनाएंगे और कैसे कीटोन को बनाएंगे। ठीक है, इसी के अलावा लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि आप नाइट्राइल से कैसे अल्डिहाइड को बनाते हैं और कैसे कीटोन्स को। नाइट्राइल से जो अल्डिहाइड बनाने वाला पार्ट था वो हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में डिस्कस कर लिया था। उसी के कंटिन्यूशन में हम लोग मूव करते हैं अपने आगे के पार्ट की तरफ, जिसमें हम लोग देखेंगे कि आप लोग नाइट्राइल से कीटोन्स को कैसे बनाएंगे। लास्ट वाले क्लास में हमने असाइल क्लोराइड से अल्डिहाइड बनाना देखा, असाइल क्लोराइड से कीटोन बनाना देखा और नाइट्राइल से अल्डिहाइड बनाना देखा और बहुत सारे रिएक्शंस देखे थे ऑफ कोर्स। और आज की क्लास में उसी के कंटिन्यूशन में नाइट्राइल से कीटोन बनाना देखते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए गाइज, मूव करते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट रिएक्शन जो है भाई आपका वो है कि आप लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स फ्रॉम अल्केन नाइट्राइल्स। अल्केन नाइट्राइल से, और नाइट्राइल्स को ही आप अल्किल साइनाइड भी बोलते हो। तो भाई आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले जो रिएक्शन देखेंगे वो लास्ट वाले पार्ट का कंटिन्यूशन में है। तो अगर आपने इस पार्ट को देखने से पहले लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो ये क्लास आपके लिए यूजलेस रहेगा, इसलिए आपको एक बार वो वाले वीडियो को देखना है, उसी के बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करना है। इसमें हम लोग देख रहे हैं आप कैसे कीटोन को बनाएंगे अल्केन नाइट्राइल से। याद रखना है भाई कि अल्केन नाइट्राइल को अल्किल साइनाइड भी बोलते हैं। समझे या नहीं समझे? चलो अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहले आप लेंगे अल्किल साइनाइड को। RC ट्रिपल बॉन्ड N का मतलब ही क्या होता है? इसी का मतलब दो चीज़ें होती है, इसको आप अल्केन नाइट्राइल भी बोलते हो और इसी को आप अल्किल साइनाइड भी बोलते हो। ठीक है भाई, इसके अंदर में देखो आप क्या डालने वाले हो। इसके अंदर में आप डालने वाले हो RMgX। RMgX जो होता है वो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। RMgX का मतलब क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। और भाई आपको ये बात भी बहुत बढ़िया तरीके से पता है कि कभी भी अगर हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज़ करते हैं या कोई भी रिएक्शन अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली होती है तो उसमें हमेशा क्या होता है? उसमें हमेशा ड्राई ईथर होता है। अगर भाई उसके अंदर ड्राई ईथर नहीं डाला और आप अगर मैग्नीशियम वाली रिएक्शन करवा रहे हो तो भूल जाओ भाई कि बचेंगे, पूरा बर्स्ट हो जाएगा। टीचर भी जल जाएगा, आप भी जल जाएंगे, स्कूल भी जल जाएगी, कॉलेज भी जल जाएगा। तो भाई आपको यहाँ पे याद रखना है कि आप जब भी मैग्नीशियम वाली रिएक्शन को यूज़ करते तो हमेशा आपको ड्राई ईथर यूज़ करना है। अब देखो भाई, इसमें हम लोग क्या डालेंगे? इसमें हम लोग डालेंगे आपका ड्राई ईथर। आपको बस इतना ही याद रखना है भाई कि जब भी हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन करते हैं ड्राई ईथर डालना है। अब देखो क्या होगा, कुछ लोग सोचेंगे ये रिएक्शन कैसे करे भाई, कुछ समझ ही नहीं रहा है, बुक में तो देख के कुछ भी नहीं समझेगा कि क्या चल रहा है भाई। लेकिन टेंशन मत लो, अपने पास इसका भी एक खतरनाक वाला ट्रिक है जिसमें आपको रट्टा कुछ भी नहीं मानना पड़ेगा, लेकिन समझ के सब कुछ आ जाएगा भाई। तो चलिए देखते हैं वो ट्रिक क्या है। देखो याद रखने का सारे के सारे इधर देखो बस भाई। मैग्नीशियम जो है ना, मैग्नीशियम वो कैसा है? वो एक मेटल है। मैग्नीशियम एक मेटल है। मेटल के ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। याद रखना भाई, मैग्नीशियम मेटल है। मेटल के ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। मेटल के बाजू में जो आ रहा है, अगर एक के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव तो बाजू वाले के ऊपर चार्ज क्या रहेगा? उसका उल्टा, उसका अपोजिट। मतलब ही कौन सा चार्ज आएगा भाई? नेगेटिव चार्ज आएगा। याद रखने का मेटल हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। मेटल के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, तो जो भी चीज़ मेटल के बाजू में आएगी उसके ऊपर उसका उल्टा चार्ज रहेगा। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव रहेगा। इधर आओ भाई, इधर आओ। कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन कैसा होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसीलिए नाइट्रोजन के ऊपर में कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। क्योंकि कार्बन
और नाइट्रोजन में कार्बन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सॉरी नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब नाइट्रोजन के जो बाजू में आ रहा है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नाइट्रोजन का उल्टा। अगर नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज है नेगेटिव तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा भाई, पॉजिटिव आएगा। तो सीधी सीधी बात, जो भी चीज़ मेटल है जैसे कि मैग्नीशियम पॉजिटिव चार्ज, मेटल के बाजू वाला उसका उल्टा नेगेटिव। कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव, अगर नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव है तो कार्बन के ऊपर उसका उल्टा मतलब प्लस। अब देखो क्या होगा, ध्यान से देखो भाई, ध्यान से क्या होगा। आप लोगों को बात बहुत बढ़िया तरीके से पता है कि प्लस जो होता है वो लव करता है माइनस को और माइनस जो होता है वो लव करता है प्लस को। अब यहाँ पे देखो भाई, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, माइनस लव करता है प्लस को, प्लस लव करता है माइनस को। देखो अब क्या होगा, ये जो प्लस है इस प्लस के पास ये माइनस जाएगा और ये जो माइनस है इस माइनस के पास ये प्लस जाएगा। समझे या नहीं समझे भाई? देखो अब क्या होगा, ये है आपका R, ठीक है, ये है आपका C, ये है आपका N, ठीक है। कार्बन के पास कौन जाएगा भाई, कार्बन के पास जाएगा अल्काइल ग्रुप। अब आप लोग ही मुझे एक चीज़ बता दो भाई, कार्बन के पास में अल्काइल ग्रुप क्यों गया? क्योंकि कार्बन के पास में है पॉजिटिव चार्ज और अल्काइल के पास में कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। और आपको ये बात बहुत बढ़िया तरीके से पता है कि प्लस के पास हमेशा कौन जाता है, माइनस, इसलिए ये प्लस है ये माइनस है तो ये दोनों एक दूसरे के पास में गए। अब नाइट्रोजन के ऊपर में कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, और मैग्नीशियम के ऊपर में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव के पास कौन जाएगा, पॉजिटिव, तो इसके पास आपका कौन जाएगा, Mgx। समझे या नहीं समझे? अब देखो भाई, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में टोटल 3 बॉन्ड है। अगर कोई चीज़ आके कार्बन पे जुड़ती है, अगर कोई चीज़ आके नाइट्रोजन पे जुड़ती है तो ये एक बॉन्ड हट जाएगा ना, समझ गए ना। तो ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्शन काय में हो जाता है, डबल बॉन्ड में। जब कार्बन के पास भी कोई चीज़ आ गई, जब नाइट्रोजन के पास में भी कोई चीज़ आ गई तो ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्शन काय में हो गया, डबल बॉन्ड में। इसीलिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्शन काय में हो गया, डबल बॉन्ड में। समझ गए ना भाई? तो बस आपको इतना याद रखना है भाई कि किस तरीके से आप ये रिएक्शन कर रहे हो। जिसका ये हैंड परफेक्ट हो गया ना उसको को भी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, और जिसको ये चीज़ नहीं समझी फिर तो मुश्किल है भाई। याद रखना है, प्लस के पास माइनस और माइनस के पास प्लस। अब देखो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे भाई, नेक्स्ट स्टेप में इसके अंदर में आप डालेंगे H3O प्लस को। H3O प्लस का ही मतलब क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है। अब देखो ध्यान से देखना क्या करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको यहाँ पे कीटोन को बनाना है, कीटोन को बनाना है। तो कीटोन को बनाने का मतलब ये है कि जाहिर सी बात है भाई कि आपको ये नाइट्रोजन वाला पार्ट नहीं चाहिए, क्योंकि कीटोन के केस में नाइट्रोजन तो होता ही नहीं है, मतलब आपको ये नाइट्रोजन वाला पार्ट नहीं चाहिए। तो भाई इसको हटाना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ से इसको काटेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, एक तरफ जाएगा ऑक्सीजन, दूसरी तरफ जाएगा हाइड्रोजन। तो आपको बस इतना याद रखना है कि पानी के अंदर में 2 चीज़ें होती है भाई, पानी के अंदर में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका O और एक होता है आपका H2। इसी के अलावा आप ऐसा भी बोल सकते हो कि पानी के अंदर में और भी 2 चीज़ें हैं, H और OH। मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं भाई कि पानी के अंदर में 2 चीज़ें होती है। एक आप बोल सकते हो O और H2, इसको भी हम लोग पानी लिख देते हैं ना, काई को, फटाक से अपना काम और ईजी हो जाएगा। पानी के अंदर में 2 चीज़ें होती हैं, O और H2, या तो फिर H और OH, दोनों वे में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। अब देखो क्या होगा, आप इस पार्ट को भी यहाँ से काटेंगे, इस पार्ट को भी यहाँ पे काटेंगे, एक तरफ डालेंगे OH, एक तरफ डालेंगे H। भाई ये समझने में थोड़ा डिफ़िकल्ट है लेकिन फिर भी समझो ध्यान से, ध्यान से देखो एक बार। क्या करने का है, करना कुछ भी नहीं है। पानी के अंदर में 2 चीज़ें O और H2, एक O इधर डाला, एक H2 इधर डाला, ठीक है। यहाँ पे पानी के अंदर में और 2 चीज़ें H और OH, एक OH इधर डाला, एक H इधर डाला, ठीक है। पानी के अंदर में था और H2, एक O इधर, एक H2 इधर। पानी के अंदर में था H और OH, एक OH इधर, एक H इधर। अब देखो क्या होगा, ये वाला पार्ट अलग जाएगा, 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 ठीक है भाई। अब देखो क्या क्या बनता है, यहाँ पे है आपका R, यहाँ पे है आपका C, यहाँ पे है आपका R'। यहाँ पे कार्बन ने कौन सा बॉन्ड बनाया, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड किसके साथ बनाएगा अभी, ऑक्सीजन के साथ में, प्लस और क्या है, यहाँ पे है आपका नाइट्रोजन, और हाइड्रोजन कितने हैं, ये है 2 हाइड्रोजन और एक है 1,
2 + 1 कितना होता है 3, तो हाइड्रोजन कितने हुए भाई 3। इसी के साथ में और क्या दिख रहा है आपको, Mg दिख रहा है, यहाँ X दिख रहा है और यहाँ OH दिख रहा है। इसका नाम है भाई आपका कीटोन। समझे या नहीं समझे? चलिए भाई अब बढ़ते हैं हम लोग आगे के पार्ट की तरफ। चलिए भाई ध्यान से देखना, बिल्कुल आप जनरल रिएक्शन जिसको समझ गई ना, सोचो भाई सोचो, ये आपको पढ़ने में डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन क्या करेंगे भाई, इसका मतलब ऐसा नहीं कि टीचर बहुत ही ख़राब पढ़ा रहा है कि हमको कुछ समझ ही नहीं रहा, ऐसा मत सोचो भाई, बुरा मत मानो, रिएक्शन ही हार्ड है, क्या करेंगे। सेकेंड थिंग, हार्ड है इसीलिए पेपर में हर साल आती है। ये यहाँ से पेपर में एक क्वेश्चन 100% आता है, क्योंकि इसमें कैसा है ना, स्टेप करना है, और ये जो रिएक्शन है ये आधे से ज़्यादा पब्लिक कर ही नहीं सकता। आधे से ज़्यादा पब्लिक इसको देखेगा, उनके दिमाग के ऊपर से जाएगा रिएक्शन की क्या हो रहा है, और भाई बुक से समझना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बहुत ही डिफिकल्ट है बुक से समझना, क्योंकि उसमें कुछ भी बताया नहीं, डायरेक्ट करके दे दिया। अब डायरेक्ट कितना रट्टा मारेंगे, लेकिन मैंने आपको सिस्टमेटिकली समझाया कि कौन कहा जा रहा है। जैसे पानी के अंदर में 2 चीज़ें और H2, तो O यहाँ पे H2 यहाँ पे, फिर से पानी के अंदर में और 2 चीज़ें H और OH, H और OH, और फिर आपने किस तरीके से कंबाइन किया अब समझाना। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन ले रहे हैं, ये तो जनरल हुई, नेक्स्ट रिएक्शन बिल्कुल इसके जैसी है। ठीक है भाई, देखो क्या होगा। नेक्स्ट रिएक्शन है, मैंने लिया है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका नाम है आपका इथेन नाइट्राइल, और इसी का मतलब आपका मिथिल साइनाइड भी होता है। देखो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने क्या लिखा है, यहाँ पे कार्बन कितने हैं 2, ठीक है, इसलिए 2 का कार्बन का मतलब क्या होता है इथेन, तो मैंने क्या लिखा इथेन नाइट्राइल। लेकिन नाइट्राइल के लिए एक और सब्स्टिट्यूएंट वर्ड है अल्किल साइनाइड, इसको मिथिल साइनाइड भी बोल सकते हैं। अब मैंने आपको सेकेंड नेम इसलिए बताया, क्या पता कभी कभी पेपर में एग्जामिनर ये ना पूछ के ये नाम पूछ ले, हमें आइडिया होना चाहिए भाई, ठीक है। इसके अंदर में हम लोग डालेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है आपका CH3MgBr, ठीक है। इसको हम लोग ले लेते हैं मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, या तो आप इसको सीधा सीधा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही लिखो। फिर इसके अंदर में हम लोग डालेंगे भाई ड्राई ईथर को, क्योंकि जब भी आप मैग्नीशियम की रिएक्शन करते हो ड्राई ईथर को तो डालना मस्ट है। मैग्नीशियम कैसा है, मेटल है, मेटल के ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज आता है भाई, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो मेटल के बाजू में जो भी ग्रुप आएगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, मेटल का उल्टा। मेटल के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, तो बाजू वाले के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, उसका उल्टा, मतलब ही नेगेटिव चार्ज। इधर आ जाएंगे भाई सारे के सारे। कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अगर नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज है नेगेटिव, तो कार्बन उसके बाजू में आता है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव, मतलब ही उसका उल्टा। एक चीज़ तो दुनिया में सबको पता है भाई, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को बहुत ज़्यादा लव करते हैं, अपोजिट लोग ही तो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे प्लस हमेशा लव करता है माइनस को, माइनस हमेशा लव करता है प्लस को। चलिए भाई ध्यान से देखना क्या हो रहा है, देखो भाई क्या होगा, बस ध्यान से देखते चलो, सब कुछ समझ जाएगा, ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं जो नहीं समझेगी। ये प्लस के पास जाएगा भाई ये माइनस वाला टर्म, और ये माइनस के पास में जाएगा भाई ये प्लस वाला टर्म, प्लस के पास माइनस, माइनस के पास प्लस। चलो भाई लिखते हैं, बुक में ऐसा कुछ करके दिया ही नहीं, सब डायरेक्ट कर दिया। अब आप ही बताओ कैसे समझेगा। ये है आपका CH3, ठीक है भाई, ये है आपका कार्बन, ये है आपका नाइट्रोजन। कार्बन के पास में कौन जा रहा है, CH3, तो कार्बन के पास में कौन गया, CH3। नाइट्रोजन के पास में कौन जा रहा है, MgBr, तो नाइट्रोजन के पास में कौन जा रहा है भाई, MgBr। अब आगे बढ़ेंगे, देखो यहाँ पे याद रखना है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन का कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हुआ, क्योंकि एक चीज़ कार्बन पे ऐड हो, एक चीज़ नाइट्रोजन पे, तो ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्शन डबल बॉन्ड में हो गया। अब इसके अंदर में भी हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, मतलब इसके अंदर में भी हम लोग क्या डालेंगे, इसके अंदर में भी भाई हम लोग डालेंगे H2O को। अब सबको ये बात बहुत बढ़िया तरीके से पता है कि H2 में 2 चीज़ें होती है, एक होता है O और एक होता है H2, और H2 में फिर से और 2 चीज़ें होती है, एक होता है H, एक होता है OH। मतलब पानी के अंदर इस टाइप से 2 चीज़ें हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, और H2 और H और OH। अब देखो क्या होगा भाई, हमें तो कीटोन बनाना है, मतलब हमको इस पार्ट का काम नहीं है, तो आप लोग सबसे पहले इसको काटेंगे, एक साइड डालेंगे ऑक्सीजन को, एक साइड डालेंगे H2 को, ठीक है भाई। फिर इसको भी काटेंगे, बिल्कुल ऊपर वाले जैसे ही करना है। यहाँ पे क्या है, H और OH, एक साइड डालेंगे H, एक साइड डालेंगे OH, तो आपका ये एक पार्ट बनेगा, आपका ये एक पार्ट बनेगा,
आपका ये एक पार्ट बनेगा। ठीक है भाई, ध्यान से देखो क्या क्या हो रहा है। ये है आपका CH3, ये है आपका कार्बन, ये है आपका CH3। कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 2 बॉन्ड। तो 2 बॉन्ड भाई किसके साथ बनाएगा? वो ऑक्सीजन के साथ। प्लस और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन है, हाँ भाई है। हाइड्रोजन कितने? 1 2 3 हाइड्रोजन। प्लस और क्या बचा है भाई? ये है आपका Mg, ये है आपका OH, ये है आपका Br। समझे या नहीं समझे भाई? और ये जो चीज़ है इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका एसीटोन। ठीक है भाई, और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग ले रहे हैं आपकी C6H5 C ट्रिपल बॉन्ड N। इसी का नाम क्या होता है? बेंजोनाइट्राइल। ये समझने वाली रिएक्शन है भाई। हाँ, ऐसा मत सोचना कि टीचर बहुत ख़राब पढ़ा रहा है, हमको कुछ समझ नहीं रहा है। बस भाई याद रखना कि इजी है और सब में एक ही मैकेनिज्म है। अब क्या डरने के बाद भाई इतना क्लैरिटी के साथ बता दिया है, बुक में तो कुछ भी नहीं दिया है। बुक में अगर पढ़ते तो डरने का, मेरे साथ पढ़ने के बाद बिल्कुल नहीं डरना भाई। इसके बाद में यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे हम लोग लेंगे C6H5 MgBr। ये भी आपका क्या है भाई? ये भी तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही है ना। अब देखो भाई क्या होगा। मैग्नीशियम कैसा है? मेटल है, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर मेटल के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव तो अल्काइल के ऊपर उसका उल्टा नेगेटिव। नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव। कार्बन पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि नाइट्रोजन के बाजू में कार्बन आता है तो वो पॉजिटिव। फिर क्या होता है भाई? प्लस को लव करता है माइनस और माइनस को लव करता है प्लस। वही चीज़ होगी। ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होंगी भाई? ये रिएक्शन होंगी आपके ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। अब देखो क्या होगा। ये है आपका C6H5, ये है आपका कार्बन, ये है आपका नाइट्रोजन। कार्बन के पास में कौन जा रहा है? C6H5, क्योंकि कार्बन के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव और C6H5 के ऊपर चार्ज कैसा है? नेगेटिव। ठीक है, ये है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास कौन जा रहा है? MgBr, क्योंकि यहाँ चार्ज है नेगेटिव, यहाँ पे है पॉजिटिव, तो यहाँ पे आपका जाएगा भाई MgBr। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में अब डबल बॉन्ड आया, क्योंकि एक यहाँ पे हुआ, एक यहाँ पे अटैचमेंट हुआ। फिर से आप नेक्स्ट स्टेप में इसके अंदर में क्या डालेंगे? H2O को डालेंगे भाई। H2O को तो डालना। H2O में 2 चीज़ें होती है, एक होता है O और एक होता है आपका H2। सेकेंड होता है आपका H और एक होता है आपका OH। यहाँ पे आप क्या करवा रहे हो? यहाँ पे आप करवा रहे हो हाइड्रोलिसिस। समझे या नहीं समझे? अब देखो क्या होगा। आपको तो कीटोन बनाना है, आपको इस पार्ट का काम नहीं है। सबसे पहले आप इसको काटेंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे डालेंगे ऑक्सीजन, यहाँ पे डालेंगे हाइड्रोजन। फिर से आप इस पार्ट को भी काटेंगे, यहाँ पे डालेंगे H, यहाँ पे डालेंगे OH। पानी के अंदर में 2 चीज़ें थी, O और H2 लगा भाई। पानी के अंदर में और 2 चीज़ थी, H और OH। देखो ये पार्ट निकलेगा यहाँ से, ये पार्ट निकलेगा यहाँ से और ये पार्ट निकलेगा यहाँ से। ऐसे 3 पार्ट होते हैं। ये है आपका C6H5, ये है आपका कार्बन, ये है आपका C6H5। ठीक है, यहाँ पे कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 2 बॉन्ड। किसके साथ बनाए? ऑक्सीजन के साथ। प्लस ये है आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है 3। प्लस यहाँ पे और क्या बचा? MgOH Br। इसका नाम है बेंजोफिनोन। तो भाई ये हुई कि किस तरीके से आप अल्केन नाइट्राइल से या तो अल्किल साइनाइड से कीटोन को कैसे बनाएंगे। ये पूरी स्टेप आपको परफॉर्म करनी है। पेपर में अगर ये आता है तो 2 या 3 मार्क के लिए आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अगर मैं रिवीजन की बात करती हूँ तो लास्ट वाले क्लास को और आज वाले क्लास को मिला के आपको इतना आइडिया मिल गया भाई कि कैसे क्या होने वाला है। ज़रा इधर देखो सारे के सारे। अगर आपको मैंने कहीं पे भी दे दिया असाइल क्लोराइड, अगर मैंने आपको कहीं पे भी असाइल क्लोराइड दिया और असाइल क्लोराइड से अगर बनाने के लिए बोला जाए आपको अल्डेहाइड, अगर आपको असाइल क्लोराइड से अल्डेहाइड बनाने के लिए बोला जाए ना भाई, तो आप यूज़ करेंगे रोज़ेनमंड रिडक्शन रिएक्शन का। ये चार्ट है, इसको याद रखना है, रोज़ेनमंड रिडक्शन रिएक्शन। अब कुछ लोग बोलेंगे अरे मैम ये तो रिएक्शन पढ़ा ही नहीं है आपने, ये तो रिएक्शन आपने पढ़ा ही नहीं। अरे भाई टेंशन मत लो, लास्ट वाले क्लास में जाके ज़रा देखो, लास्ट वाले क्लास में ये सब पढ़ा दिया है। ठीक है, अभी हम लोग एक चार्ट बना रहे हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कमेंट्स में भी उन्होंने वैसे पूछा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद कैसे रखना है, तो चार्ट के फॉर्म में याद रखना है। असाइल क्लोराइड अगर पेपर में आ गया
अगर उससे अल्डेहाइड बनाना है, रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन का यूज़ करेंगे और वो होता है H2 इन प्रेजेंस ऑफ पल्लाडियम PaSO4। ऐसा ही चार्ट बनाना आपने भी, ठीक है। अगर आपको असाइड क्लोराइड दे दिया है और उससे पूछा जाए बताओ भाई उससे कीटोन कैसे बनाएंगे, तो ये क्या है, ये है आपका कीटोन। ये क्या है भाई, ये है आपका कीटोन। अगर ऐसा पूछा जाए कि बताओ भाई इससे आप कीटोन कैसे बनाएंगे, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको यूज़ करना है डाई अल्किल कैडमियम का। डाई अल्किल कैडमियम का यूज़ करना है भाई, और आपको क्या बनाना है, कीटोन। फिर अभी आपने ये देखा कि अगर आपको सपोज दे दिया जाए अल्केन नाइट्राइल, सपोज आपको अल्केन नाइट्राइल दे दिया जाए भाई, या तो फिर अल्किल साइनाइड, और अगर आपको उससे बनाना है अल्डेहाइड, या आपको अगर उससे बनाना है कीटोन, अगर आपको ये अल्केन नाइट्राइल से अल्डेहाइड बनाना है तो आप इसके अंदर में डालेंगे SnHCl, ठीक है भाई। इसी का मतलब होता है स्टेफेन रिएक्शन। और अगर आपको कीटोन बनाना है, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा, तो आप कैसे बनाएंगे, तो आप बनाएंगे भाई यूजिंग RMgX, जिसका मतलब होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये है भाई चार्ट। क्योंकि अगर आपको ये चार्ट नहीं पता होगा और अगर पेपर में अगर आपको आ गया, तो आप ये रिएक्शन, भले आपको ये सारे के सारे मैकेनिज्म्स आते होंगे, बिल्कुल सही है भाई, भले मैंने जो पढ़ा है वो आपको सब समझा होगा, हो सकता है कि आपको सारे मैकेनिज्म आते होंगे, लेकिन अगर आपको एग्जाम में रिएक्शन पहचानते नहीं आई, तो आपके जो पढ़े हुए मैकेनिज्म्स है, बताओ भाई क्या वो सच में आपको हेल्प करेंगे, बिल्कुल नहीं। मतलब कहना मुझे यहाँ पे ये है कि अगर आपको रिएक्शन आती है, अगर आपको मैकेनिज्म आती है, तो भी इसका मतलब कुछ ऐसा नहीं कि आप पेपर हिला डालोगे। उसका रीज़न ये है भाई, क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि ये रिएक्शन सच में रोजेनमंड है या नहीं है, ये रिएक्शन सच में स्टेफेन है या नहीं है। जिसको पहचानते ही नहीं आएगा, जिसको आइडेंटिफाई नहीं करते आएगा, वो कैसे रिएक्शन को पेपर के अंदर लिखेंगे, अगर उसको आती भी होंगी तो। समझ रहे हो ना भाई मैं क्या बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो ज़रा। इसीलिए ये चार्ट आपको उस वक्त बड़ा हेल्प करता है। ये चार्ट देख के सब कुछ आइडिया मिल जाता है कि करना क्या है। इसलिए प्लीज़ भाई ऐसे चार्ट्स बनाओ, बुक में तो नहीं दिए, आप बनाते चलो ऐसा। देखो कितना क्लैरिफाई हो गया सब कुछ, कितना मस्त चार्ट है ये। इसमें से ये और ये रिएक्शन हम लोग लास्ट वाले क्लास में देख चुके, और ये रिएक्शन को हमने अभी देखा। जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो भाई। चलिए भाई, अब हम लोग पढ़ते हैं आगे के पार्ट की तरफ। आगे का जो पार्ट है वो पार्ट है भाई आपका प्रिपरेशन ऑफ बेंजाल्डेहाइड। आपको बेंजाल्डेहाइड को प्रिपेयर करना है, और ये जो बेंजाल्डेहाइड है भाई, एक्चुअली तो ये अल्डेहाइड ही है। वो बात अलग है कि ये आपका एरोमेटिक अल्डेहाइड है। आपको इसको प्रिपेयर करना है यूजिंग वेरियस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। मतलब भाई आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का यूज़ करके इस बेंजाल्डेहाइड को, बेंजाल्डेहाइड का अगर आप नाम ध्यान से पढ़ते हो तो आपको वही समझ में आ जाता है कि ये एक अल्डेहाइड है, लेकिन नाम बेंजाल्डेहाइड है, मतलब बेंजीन रिंग वाला अल्डेहाइड है, मतलब ही एरोमेटिक अल्डेहाइड है। आपको उससे किससे बनाना है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। इसके लिए पहले एक चार्ट देखते हैं, क्योंकि अगर चार्ट नहीं देखेंगे, सिर्फ रिएक्शन पढ़ेंगे, तो वो रिएक्शन यूजलेस रहेगी, भले आपको मैकेनिज्म आता होगा। क्यों? क्योंकि अगर पहचानते ही नहीं आएगा रिएक्शन कहाँ से आ रही है पेपर में, तो रिएक्शन आ भी रही होगी तो भी कैसे सॉल्व करेंगे भाई, पहचानते भी तो आना चाहिए। चलो भाई देखो इधर, कहना मुझे यहाँ पे ये है, जाने दो, छोड़ो, एक ट्रिक था वो छोड़ो। अब आपको अगर सपोज इसको बनाना है, मतलब अगर आपको बेंजाल्डेहाइड को प्रिपेयर करना है, तो देखो कैसे कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो। सबसे पहला तरीका है इटार्ड रिएक्शन का यूज़ करके। इटार्ड रिएक्शन का यूज़ करके भाई आप बेंजाल्डेहाइड को बना सकते हो। सेकेंड तरीका है यूजिंग CrO3, और ये रिएक्शन का नाम रहेगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तीसरी है भाई बाय साइड चेन क्लोरिनेशन ऑफ टोलिन। और याद रखना है कि साइड चेन क्लोरिनेशन ऑफ टोलिन को ही हम लोग कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजाल्डेहाइड बोलते हैं।
अब भाई ज़रा इधर देखो, और लास्ट वाले मेथड को भी देख लेते हैं, वो है गेटरमैन्स कोच फॉर्माइलेशन। ये चारों रिएक्शन में से ये वाली रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये वाली रिएक्शन तो भाई बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। समझे या नहीं समझे? अब एक बार क्विकली देखो, कहना मुझे यहाँ पे ये है कि अभी आपको एरोमेटिक अल्डिहाइड को बनाना है, और एरोमेटिक अल्डिहाइड मतलब ही बेंजाल्डिहाइड है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अल्कोहल फिनॉल ईथर भी। जिसके ये दोनों चैप्टर हो गए, उसके एंट्रेंस के भी क्वेश्चंस लगेंगे भाई, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ आपको, ठीक है। अब देखो, अगर आपको बेंजाल्डिहाइड बनाना है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से, तो आपके पास में टोटल 4 वे है इसको बनाने के। पहला तरीका है इटार्ड रिएक्शन, दूसरा तरीका है यूजिंग CrO3 जो रिएक्शन ऑक्सीडेशन रहेगी आपकी। थर्ड वे है बाई साइड चेन क्लोरिनेशन ऑफ टोलिन। याद रखना है, अगर आपको इस रिएक्शन का ये नाम नहीं पता तो भाई फंस जाएंगे। भले आपको ये रिएक्शन आती होगी, भले आपको ये नाम आता होगा, लेकिन क्या भरोसा अगर पेपर में ये नाम आ गया, एक्सप्लेन दी कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, एक्सप्लेन दी कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड, तब क्या करेंगे भाई? तब तो फंस जाएंगे ना। भले आपको ये नाम आता होगा, भले आपको रिएक्शन आती होंगी, कोई मतलब का है नहीं, क्योंकि आपको ये नाम पता नहीं था। लेकिन याद रखना है, इसी का मतलब ये वाली चीज़ है, कुछ नई चीज़ नहीं है, ठीक है। अब मुझे पता है आप लोग डिटेल में नहीं पढ़ते, टेंशन मत लो ना भाई, मैं हूँ ना, मैं सब बताऊँगी आपको। उसके बाद में नेक्स्ट है गेटरमैन्स कोच फॉर्मुलेशन। ये तो एग्जामिनर का फेवरेट रिएक्शन है। इसको याद रखने का अपने पास में एक ट्रिक है, अपन एकदम बढ़िया तरीके से इसको पढ़ेंगे, ठीक है भाई। अगर चार्ट नहीं बताती थी तो अभी रिएक्शन पढ़ने में मज़ा नहीं आता था। अब चार्ट आपने समझ लिया, अब आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए मूव करते सारे के सारे रिएक्शंस की तरफ। उससे पहले ले लो सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, चार्ट तो हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग मूव कर रहे हैं अपनी फर्स्ट रिएक्शन की तरफ, जिसका नाम है इटार्ड रिएक्शन। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे, मैम इसका पहला वाला जो पार्ट था नाइट्रल वाला, उसमें आपने हमको डाइबल एच वाली रिएक्शन, मतलब डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाली जो रिएक्शन है वो नहीं लिए। उसका रीज़न ये है क्योंकि आगे में भी डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम वाली रिएक्शन है, तो मैं सोच रही हूँ कि हम लोग क्यों ना उसको क्लब करके पढ़े एक साथ में, तब जाके वो पढ़ने का मज़ा अलग है। पहले एक बता दिया, बाद में एक बता दिया, तो उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा। मैं दोनों को साथ में बताती हूँ, ठीक है भाई। अभी हम लोग देख रहे हैं इटार्ड रिएक्शन, ध्यान देना ज़रा। बुक में आपको ये रिएक्शन पढ़ने के बाद में समझ में नहीं आएंगी, बट यहाँ पे सब समझ जाएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेंगे टोलिन को। सबसे पहले हम लोग किसको लेंगे भाई? टोलिन को लेंगे। याद रखना, इसी टोलिन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, चलता है, कोई इशू नहीं है। इसी टोलिन को आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। ये है चाहिए सेम ही चीज़। देखो भाई, एक कार्बन है, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है। हाइड्रोजन कितने हैं? तीन हाइड्रोजन है। इसके अंदर में डाल रहे हैं भाई CrO2Cl2। क्या है इसका नाम? CrO2Cl2, ठीक है भाई। इसका नाम है आपका टोलिन, इसका नाम है आपका क्रोमिल क्लोराइड, और ये रिएक्शन होती है भाई आपके CS2 के प्रेजेंस में। अब एक बात मेरे ध्यान से सुनना, बुक में यहाँ पे 2 नंबर नहीं लगाया है, लेकिन आप लोग यहाँ पे 2 नंबर लगा दो, क्योंकि बुक में उन्होंने क्या किया, जो रिएक्शन दिए उसमें यहाँ पे 2 नंबर नहीं लगाया। लेकिन अगर आप यहाँ पे 2 नंबर नहीं लगाते हो तो ये रिएक्शन बैलेंस हो ही नहीं सकते और ये प्रोडक्ट बन ही नहीं सकते। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 262 ओपन करो, उसमें जाके सारे के सारे यहाँ पे 2 नंबर लगाओ, क्योंकि 2 नंबर बुक में नहीं दिया है, जो कि एब्सोल्युटली कैसा है, रॉन्ग है। अब इधर देखो भाई, ध्यान से देखना क्या होगा। जितने भी रिएक्शन आज पढ़ा रही हूँ ना, बुक में पढ़ने के बाद समझ में नहीं आएंगे, वो सारे रिएक्शन ऐसे ही है। लास्ट वाले क्लास में भी मैंने जितने भी रिएक्शन पढ़ाए थे वो बुक में पढ़ने के बाद आपको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि उसमें बराबर मैकेनिज्म एक्सप्लेन नहीं किया है कि कौन कहाँ से जा रहा है। और वो अगर आप पढ़ते हो तब पुरता आपको लगेगा कि हाँ मुझे आ रहा है, लेकिन पेपर में फंस जाते हैं भाई। याद रखना मेरे वर्ड्स को, इसलिए ये मैकेनिज्म लिखो। लिखने से अपना कन्फर्मेटिव होता है कि हाँ मुझे आ रहा है, ठीक है। इधर देखो क्या होगा, यहाँ पे ये है आपकी बेंजीन रिंग। थोड़ा समझना पड़ेगा भाई, हाँ, ऐसा नहीं कि टीचर बहुत ही ख़राब पढ़ा रहा है, हमको कुछ समझ नहीं रहा है, पर रिएक्शन ही वैसे भाई, क्या करेंगे। इधर देखो, ये है आपकी बेंजीन रिंग, ये है आपका कार्बन, और हाइड्रोजन कितने हैं? 3 हाइड्रोजन है। तो मैंने पहला हाइड्रोजन लगाया, और फिलहाल के लिए मैं ये 2 हाइड्रोजन नहीं लगा रही हूँ, थोड़ा सा वेट करते हैं। तो मैंने बेंजीन रिंग को एज इट इज़ लिख दिया, कार्बन को एज इट इज़ लिख दिया, और ये एक हाइड्रोजन को एज इट इज़ लिख दिया।
ये 2 हाइड्रोजन को फिलहाल के लिए मैं नहीं लिख रही हूँ। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भाई, ध्यान से। इसके अंदर में अगर आप ध्यान से देखते हो तो इसके अंदर भाई आपने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया, इसके अंदर में आपने यहाँ पे ये देखा भाई कि क्रोमियम कितने हैं, 2। इसके अंदर में आपके क्रोमियम 2 है भाई, समझे या नहीं समझे? 2 कैसे, 2 लिखा है ना भाई, तो एक क्रोमियम दूसरा क्रोमियम। इसके अंदर में आपके ऑक्सीजन कितने हैं, कोई बता सकता है क्या? 4 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन है भाई? 4 ऑक्सीजन। और इसके अंदर में क्लोरीन कितने हैं? 4 क्लोरीन। ध्यान से देखो कैसे, क्रोमियम कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 2 जार कितना होता है? 4, तो 4 ऑक्सीजन। क्लोरीन कितने हैं? 2 2 जार कितना होता है? 4। मतलब इसके अंदर में आपके कितने क्लोरीन है? 4 क्लोरीन है, ठीक है। अब इधर आ जाएंगे सारे के सारे। देखो भाई ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे आपका 1 ऑक्सीजन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपका 1 ऑक्सीजन गया, दूसरा ऑक्सीजन यहाँ पे जाएगा। मैंने किया कुछ भी नहीं है, देखो भाई किया क्या है, ध्यान से देखो। अगर आप इसको देखते हो, ऑक्सीजन कितने? 4। 1 ऑक्सीजन इधर लगाया, दूसरा ऑक्सीजन इधर लगाया, ठीक है भाई, ठीक है। उसके बाद में क्रोमियम कितने? 2। 1 क्रोमियम इधर लगाया, 1 क्रोमियम इधर लगाया। ध्यान से देखते चलो, ऑक्सीजन 4 थे ना, 1 ऑक्सीजन इधर, 1 ऑक्सीजन इधर। क्रोमियम कितने थे? 2 क्रोमियम थे, 1 क्रोमियम इधर, 1 क्रोमियम इधर। अब आप ध्यान से ज़रा देख के मुझे बताओ, ऑक्सीजन 4 थे, 4 में से हमने 2 ऑक्सीजन को यूज़ कर लिया भाई, तो ऑक्सीजन कितने बचे? 2 ऑक्सीजन ही बचे ना। पहले 4 ऑक्सीजन थे, 4 में से 2 ऑक्सीजन को यूज़ कर लिया, तो कितने ऑक्सीजन बचे? 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, फिर आपने यहाँ पे ये देखा भाई, फिर आपने यहाँ पे ये देखा भाई, आपने यहाँ पे ये देखा कितने ऑक्सीजन बचे? 2 ऑक्सीजन। 1 ऑक्सीजन इधर, 1 ऑक्सीजन इधर, ठीक है। उसके बाद में ये हाइड्रोजन कितने थे जो हम लोगों ने नहीं लगाए थे? वो 2 थे। 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे। क्लोरीन कितने हैं भाई? 4 क्लोरीन, 2 क्लोरीन इधर, 2 क्लोरीन इधर। इसका नाम है आपका क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है भाई? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। तो आपको यहाँ पे समझ में क्या आया? ज़रा ध्यान देना, आपको यहाँ पे ये समझ में आया कि सबसे पहले आपने टोरिन को लिया, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे, मैंने 2 हाइड्रोजन को फिलहाल के लिए हटा दिया। क्रोमियम 2 थे, ऑक्सीजन 4 थे, क्लोरीन 4 थे। ऑक्सीजन 4 थे, पहले 1 ऑक्सीजन यहाँ लगाए, दूसरा ऑक्सीजन यहाँ लगाया। अब मैंने 4 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन यूज़ कर लिए, तो मेरे 2 ही ऑक्सीजन बचे। फिर उसके बाद में क्रोमियम 2 थे, 1 क्रोमियम इधर, 1 क्रोमियम इधर। ऑक्सीजन 2 यूज़ कर लिए, तो कितने बचे? 2। 1 यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे। पहले हाइड्रोजन यहाँ पे कितने थे? 2, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे। उसके बाद में क्लोरीन कितने? 4, 2 क्लोरीन इधर, 2 क्लोरीन इधर, ठीक है भाई। याद रखना ये वही वाले हाइड्रोजन है जो मैंने ब्लू से अंडरलाइन किया ना, ये वही वाले हाइड्रोजन है, ठीक है भाई। अब देखो आगे में क्या होगा, यहाँ पे आप इसके अंदर में डालेंगे H3O+। ये जो H3O+ है ना, इसी H3O+ का मतलब ही होता है भाई हाइड्रोलिसिस। इसका मतलब क्या होता है? हाइड्रोलिसिस। देखो यहाँ से क्या होगा, ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ से ऐसे निकलेगा जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये है आपकी बेंजीन रिंग, हाँ भाई है बेंजीन रिंग। ये है आपका कार्बन, हाँ है। ये है आपका हाइड्रोजन, हाँ है भाई। यहाँ पे है आपका ऑक्सीजन। अब आप ही बताओ, यहाँ से एक पार्ट निकला है और यहाँ से एक पार्ट निकला है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? डबल बॉन्ड, क्योंकि एक पार्ट यहाँ से निकला और दूसरा पार्ट यहाँ से निकला, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा? डबल बॉन्ड। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई, इसी का मतलब क्या होता है? बेंजाल्डिहाइड। तो देखो भाई, आपने इस तरीके से इटार्ड रिएक्शन का यूज़ करके बना लिया बेंजाल्डिहाइड को। जैसे कि मैंने बताया, बेंजाल्डिहाइड टोटल हम लोग 4 वे से बना सकते हैं 12th स्टैंडर्ड के अंदर में। वैसे तो बहुत सारे वे भाई, ठीक है, हम लोगों ने तो इतने पढ़े थे भी MSc में, ठीक है। तो आप फिलहाल इसमें CrO2 Cl2 यूज़ करो। क्रोमियम क्लोराइड है, क्रोमिल क्लोराइड। यहाँ पे आपका क्रोमियम कॉम्प्लेक्स कैसे बना, आई होप सबको बहुत बेस्ट तरीके से समझ गया है। और ये बना है आपका बेंजाल्डिहाइड। जिस तरीके से मैंने मेंशन किया आपको उसी तरीके से लिखना है, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। लो भाई जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसमें हम लोग देखेंगे कि बेंजाल्डिहाइड हम लोग कौन से सेकेंड वे से बनाएंगे। जैसे कि चार्ट में मैंने आपको बताया था कि बेंजाल्डिहाइड बनाने के टोटल 4 वेज है,
उसमें से हम लोग इटार्ड रिएक्शन को देख चुके हैं। अब हम लोग मूव कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। तो जो भाई आपकी नेक्स्ट रिएक्शन है ना, वो है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ अरीन्स, मतलब ही एरोमेटिक रिंग। ऑक्सीडेशन ऑफ अरीन मतलब ही एरोमेटिक रिंग और एरोमेटिक कंपाउंड्स यूजिंग CrO3, ठीक है, एंड एसिटिक एनहाइड्राइड। इसीलिए भाई पहले मैंने इसका चार्ट बताया ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि कौन सी रिएक्शन हमको पढ़ना है ना। अगर आप चार्ट नहीं देखेंगे, ब्लाइंडली रिएक्शंस को पढ़ेंगे तो रिवाइज करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले भाई यहाँ पे आप टोलिन को लेंगे। सबसे पहले आप किसको लेंगे? सबसे पहले आप लेंगे टोलिन को। टोलिन को आप नो डाउट ऐसे भी लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों वे चलते हैं। ये आपका क्या है भाई? ये है आपका टोलिन। अब इस टोलिन के अंदर में आप डालेंगे CrO3 को और आप डालेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड को। ये जो आपका एसिटिक एनहाइड्राइड है ये कुछ इस तरीके से होता है भाई। ये होता है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। ये है आपका क्रोमियम ऑक्साइड, या तो आप इसको क्रोमिक एनहाइड्राइड भी बोल सकते हो। और ये है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। ये रिएक्शन आपकी होती है 273 से 283 केल्विन पर। अब ज़रा एक बार इधर देखो, आपको करना क्या क्या है। आपको सबसे पहले हम लोग सेकेंड वे देख रहे हैं कि आप बेंजाल्डेहाइड को कैसे बनाएंगे। तो आपका जो सेकेंड वे है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ अरीन्स। अरीन्स का मतलब भी क्या होता है भाई? एरोमेटिक कंपाउंड्स। आप इसमें यूज़ कर रहे हो CrO3 को और एसिटिक एनहाइड्राइड को। CrO3 का मतलब होता है भाई आपका क्रोमिक एनहाइड्राइड और इसका मतलब क्या होता है? एसिटिक एनहाइड्राइड। इसी एसिटिक एनहाइड्राइड को आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई, बुक में है ना ऐसा लिखा है CH3CO2 टाइम्स O। इसका भी मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड ही है। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है? बुक वालों ने शॉर्ट यूज़ किया है, ये बड़ा यूज़ नहीं किया है। उनको अपनी स्पेस बचाना है, पेजेस बचाना है, उनको बच्चों से कोई मतलब नहीं, इसलिए उन्होंने ये वाली प्रोडक्ट को यूज़ किया और ये वाली चीज़ को यूज़ नहीं किया। लेकिन याद रखना है कि इसी का मतलब ये है। देखो CH3 कितने बार है? 2 बार, तो है 2 बार। CO कितने बार है? 2 बार, है ना 2 बार। ऑक्सीजन कितने बार है? 1 बार। तो वही वाली चीज़ है भाई ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। याद रखना है आपको कि होने क्या वाला है, बस ध्यान दो, सब समझ जाएगा। यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखते हो तो ये वाली पार्ट में एक ये वाला पार्ट है जो आपको मिल रहा है, एक ये वाला पार्ट है जो आपको मिल रहा है, और यहाँ से आपको ऑक्सीजन मिल रहा है भाई। यहाँ से आपको ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये सारे रिएक्शन ऐसे ही है। अभी जितने भी रिएक्शन आने वाले हैं ना, सब में ये ऐसे ऐसे मैकेनिज्म होंगे जो नॉर्मली बुक से पढ़ने के बाद नहीं समझेंगे। ऐसा ही आपको समझ में आएगा, अदरवाइज़ वो दिमाग में जाते ही नहीं है। इसलिए मैं आपको मैकेनिज्म देखो कैसे बता रही हूँ, गोल मटोल करके। आप भी बिल्कुल वैसे ही बुक में करो, अदरवाइज़ वो समझ में नहीं आता है फिर। देखो यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले मैंने टोलिन को लिया जो कि मेरा क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। इसके अंदर में डाला है CrO3 को और इसके अंदर में डाला है एसिटिक एनहाइड्राइड को। बुक में इसी चीज़ को ऐसा दे रखा है, लेकिन ये है चीज़ सेम ही चीज़। बट आप बुक के हिसाब से ऐसा मत लिखो। ऐसा लिखने गए तो भूल जाओ कि आप रिएक्शन कर पाएंगे, ऐसा ही लिखने का, ठीक है भाई। अब देखो क्या होगा। क्रोमिक एनहाइड्राइड जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में और लास्ट वाले चैप्टर में दोनों में इस रिएक्शंस को पढ़ा है। आपको याद रखना है कि क्रोमिक एनहाइड्राइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है भाई? क्रोमिक एनहाइड्राइड जो है ना वो आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है डोनेट करना ऑक्सीजन एटम को, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को याद रखना है कि क्रोमिक एनहाइड्राइड मतलब ही CrO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है ऑक्सीजन को डोनेट करना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा। मैंने ये इस चीज़ को लिया। एसिटिक एनहाइड्राइड में 2 पार्ट है। एक पार्ट है आपका ये वाला, दूसरा पार्ट है आपका ये वाला। समझ रहे हैं? ध्यान से देखो, एक पार्ट है ये वाला और दूसरा पार्ट है आपका ये वाला। क्रोमिक एनहाइड्राइड आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसका वो ऑक्सीजन को डोनेट करता है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा।
याद रखना है एक चीज़ को, याद रखना है सभी को, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के 2 काम होते हैं। एक ऑक्सीजन एटम को डोनेट करना, मतलब ये आप उसको ऐसे बोल सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम। 2 काम है भाई उसके, 2 काम है। पहला काम है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम, और डोनेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम। और सेकंड काम है उसका रिमूवल ऑफ H2। ठीक है भाई, ये वाली चीज़ हम लोग लास्ट वाले क्लास में भी देख चुके हैं, जब हम लोगों ने अल्कोहल से एल्डिहाइड को बनाया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करके। तो CrO3 मतलब एक क्रोमिक एनहाइड्रेट है, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसके 2 काम है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि ये दोनों ऑक्सीडेशन ही होता है। फिर आपने इसका भी ग्रुप बनाया। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखते चलो, सब समझेगा। सबसे पहले मैंने इसको लिखा, हाँ भाई मैंने इसको लिख लिया, ये मेरी रिंग है, हाँ भाई लिख लिया, ये है मेरा कार्बन और ये है मेरा हाइड्रोजन। मतलब मैंने किया कुछ भी नहीं, इस रिंग को यहाँ पे लिखा, इस कार्बन को यहाँ पे लिखा और इस हाइड्रोजन को भी यहाँ पे लिख दिया। अब ध्यान से देखना, ध्यान से। सबसे पहले देखो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ से आपका ये वाला हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, ये बाहर जाएगा भाई। ये रिमूव क्यों हो रहा है, ये आपका रिमूव क्यों हो रहा है, कोई बता सकता है? उसका रीज़न ये है, क्रोमिक एनहाइड्राइड मतलब ये CrO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के 2 काम हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसने हाइड्रोजन को क्या किया, रिमूव किया। इसने यहाँ से आपके H2 को रिमूव कर दिया भाई, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है भाई, हो गया रिमूव। अब देखो ये थे आपका कार्बन, कार्बन के पास से 2 हाइड्रोजन चले गए, तो कार्बन के पास में 2 वैकेंसी आ गई। ठीक है भाई, अब देखो क्या होगा, एक तरफ जाएगा आपका ये वाला ऑक्सीजन एटम, ठीक है, ये वाला जाएगा ऑक्सीजन एटम, ये रहेगा आपका C डबल बॉन्ड O और ये रहेगा आपका CH3। ध्यान से देखो, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH3, क्योंकि 2 हाइड्रोजन चले गए, क्योंकि इसमें 2 काम है। पहला काम हो गया, 2 हाइड्रोजन निकल गए, तो 2 वैकेंसी आ गई, एक और दूसरी। पहली वैकेंसी में ये वाला पार्ट गया O C डबल बॉन्ड O CH3। सेकेंड वैकेंसी में देखो क्या क्या जाएगा, ये भी एक ऑक्सीजन को डोनेट कर रहा है, क्योंकि CrO3 के 2 काम है, रिमूवल ऑफ H2 जो कि कर दिया है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसीलिए इसने अपने ऑक्सीजन को एक इधर दिया। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीजन एटम को डोनेट भी तो करता है, इसलिए इसने ऑक्सीजन को डोनेट किया। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे ये है ऑक्सीजन, ये है आपका C डबल बॉन्ड O और ये है आपका CH3। समझे या नहीं समझे भाई? यस और नो। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये H2 को मैं इधर लिख देती हूँ, ठीक है। अब इसका आप लोग करवाएंगे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब ही होता है भाई, इसके अंदर में डालेंगे H3O प्लस को और इसके अंदर में आप लोग डालेंगे H2O को, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ध्यान से देखना, ध्यान से। यहाँ पे क्या होगा, जो भी आपका ये वाला पार्ट है वो पूरा का पूरा भार रिमूव हो जाएगा। और देखो यहाँ पे क्या होगा, ये है आपकी बेंजीन रिंग, हाँ भाई है, ये है आपका कार्बन, हाँ है, ये है आपका हाइड्रोजन और ये है आपका ऑक्सीजन। अब कार्बन के पास से ये वाला पार्ट निकला, ऑक्सीजन के पास से ये वाला पार्ट निकला, तो जाहिर सी बात है भाई कि कार्बन और ऑक्सीजन में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड। इसका नाम होता है बेंजाल्डिहाइड। और इसी बेंजाल्डिहाइड को आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई, जैसे आपको सही लगता है वैसे लिखो, ठीक है भाई। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि रिएक्शन ही ऐसे ही क्या करेंगे। हम लोग देख रहे हैं फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अरीन्स, जिसका मतलब होता है एरोमेटिक कंपाउंड यूजिंग CrO3 एंड एसिटिक एनहाइड्रेट। अगर भाई मैंने इसी रिएक्शन को फटाफट पढ़ा दिया ना, तो सीरियसली बता रही हूँ मैं 2 लेक्चर में भी इस चैप्टर को ख़त्म कर सकती हूँ। हाँ, लेकिन अगर मैंने 2 या 3 लेक्चर में इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया, इतनी भी गारंटी देती हूँ किसी को कुछ भी सिंगल वर्ड भी समझ में नहीं आएगा। मेरे हाथ में, मैं इस पूरे चैप्टर को 1 घंटे में भी ख़त्म कर सकती हूँ, 2 में भी, 3 में भी और 10 घंटे में भी। हाँ, लेकिन बात ऐसी है कि अगर मैंने इस चैप्टर को 3 घंटे में ख़त्म करने की कोशिश की तो किसी को कुछ भी नहीं समझेगा, सीरियसली एक वर्ड भी नहीं समझेगा। अब इधर देखो ध्यान से, मैंने टोलिन को लिया, क्रोमिक एनहाइड्रेट को डाला, इसके अंदर एसिटिक एनहाइड्रेट को डाला, ठीक है। यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिमूव हो रहे, क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब ही आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हो गया भाई 2 हाइड्रोजन रिमूव, पहला रोल ख़त्म हो गया।
फिर ये आपका CrO3 है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उसका दूसरा काम है ऑक्सीजन एटम को डोनेट करना, तो उसने डोनेट कर दिया। इसमें 2 पार्ट है, ये और ये। अब यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकले तो यहाँ पे 2 वैकेंसी जनरेट हुई, एक O C डबल बॉन्ड O CH3 और ये सेकेंड O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। ये इसको लिखा, फिर यहाँ से पूरा पार्ट निकल गया, तो क्या बचा, बेंजीन रिंग, कार्बन, हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन बच गया, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है भाई। ले लो जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब हम लोग मूव करते हैं अपनी थर्ड रिएक्शन की तरफ, जिसमें हम लोग प्रिपेयर करेंगे बेंजाल्डेहाइड को, और वो थर्ड रिएक्शन है आपकी बाई साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ टोलिन, बाई साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ टोलिन। और जैसे कि मैंने बताया था कि इसी मेथड को आप एक और नाम से जानते हो, कमर्शियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेंजाल्डेहाइड। चलिए भाई, तो देखते हैं हम लोग अभी हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं आपकी थर्ड मेथड जिसमें आप बेंजाल्डेहाइड को बनाने वाले हो, और वो है बाई साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ टोलिन, जिसे को आप कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजाल्डेहाइड भी बोलते हो। चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे आप टोलिन को लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपने किसको लिया भाई, सबसे पहले यहाँ पे आपने टोलिन को लिया। आपको ये भी बात याद रखना है कि इसी टोलिन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, इसी टोलिन को आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई। अब इसके अंदर में जो हम लोग डालने वाले ना, वो डालने वाले हैं भाई Cl2, ठीक है। इसके अंदर में आप क्या डालने वाले हो, Cl2 को डालने वाले हो। इसी Cl2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, Cl और Cl, ठीक है। ये जो है ये है आपका क्लोरीन, और ये रिएक्शन आप जो करवा रहे हो ना, ये करवा रहे हो भाई अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस के प्रेजेंस में। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस का मतलब क्या होता है, आप इसी को सनलाइट भी बोल सकते हो। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस मतलब ही आपका सनलाइट भी होता है भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले यहाँ से आपका एक H और यहाँ से आपका दूसरा H बाहर निकलेगा, मतलब सबसे पहले यहाँ से आपका हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकल गया। अब क्या होगा भाई, यहाँ पे आपकी एक बेंजीन रिंग बची है, तो मैंने बेंजीन रिंग को एज इट इज़ लिख दिया। ये है आपका कार्बन, ये है कार्बन। अब आप लोग ये बताओ भाई, इस कार्बन पे टोटल कितने हाइड्रोजन अटैच थे, 3 हाइड्रोजन, लेकिन उसमें से 2 हाइड्रोजन तो निकल गए, तो कितने हाइड्रोजन बचे, सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बचा। पहले कार्बन के पास टोटल 3 हाइड्रोजन थे, अब 3 में से 2 हाइड्रोजन निकल गए, तो कितने हाइड्रोजन बचे, एक ही हाइड्रोजन। और कार्बन की कितनी वैलेंसी अभी खाली है, 2 वैलेंसी। पहले यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, वो निकल गए, तो अब 2 वैलेंसी खाली हो गई और एक हाइड्रोजन बच गया। यहाँ पे क्लोरीन कितने, 2 क्लोरीन, एक क्लोरीन जाएगा इधर की तरफ, दूसरा क्लोरीन जाएगा इधर की तरफ, ठीक है भाई। इसी का आपका जो नाम है, इसी का नाम है बेंजल क्लोराइड। क्या नाम है भाई, बेंजल क्लोराइड। इसी बेंजल क्लोराइड को आप ऐसे भी लिख सकते हो, सेम ही चीज़ है भाई, बट बुक में उसने ऐसा दिया है, ऐसा नहीं दिया है, जबकि ऐसा ज़्यादा परफेक्ट है। क्यों, ये बेंजीन रिंग है, ये कार्बन है, हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन 2 है, लेकिन मैंने इसका वे लिखने का चेंज कर दिया। अब भाई आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग क्या कराएंगे, फिर हम लोग इसका करवाएंगे हाइड्रोलिसिस, मतलब इसके अंदर में डालेंगे H3O+, और H3O+ का मतलब ही क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है। आप ज़रा ध्यान से देखना क्या होता है, अगर ध्यान से देखेंगे तो सब समझ में आएगा भाई। देखो यहाँ पे क्या होगा, एक बार देख लो, बस एक बार देख लो, सब कुछ समझ जाएगा। ये है आपकी बेंजीन रिंग, ये है आपका कार्बन, ये है आपका हाइड्रोजन, और यहाँ पे आता है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। मुझे पता है सभी के होश उड़ गए कि ये ऐसे कैसे हो गया, समझाती हूँ भाई, 2 मिनट रुको। ये इसका नाम क्या है, इसका नाम है भाई आपका बेंजाल्डेहाइड। समझे या नहीं समझे, मैकेनिज्म समझा के देती हूँ, 2 मिनट रुको। किया क्या मैंने, सबसे पहले मैंने टोलिन को लिया, उसके अंदर मैंने क्लोरीन को डाला। यहाँ पे इसका नाम क्या है, साइड चेन क्लोरीनेशन, मतलब बेंजीन रिंग का क्लोरीनेशन नहीं होने वाला है, बेंजीन के जो साइड में चेन है ना, इसी का क्लोरीनेशन होने वाला है, ठीक है। इसी को आप कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजाल्डेहाइड भी बोलते हो। ये रिएक्शन आपकी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस के प्रेजेंस में होने वाली है, मतलब ही सनलाइट। होगा कुछ भी नहीं, यहाँ से आपका H2 बाहर निकलेगा, निकल गया भाई H2 बाहर। अगर यहाँ से आपका H2 बाहर निकलता है तो यहाँ पे 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन यहाँ आया, दूसरा क्लोरीन यहाँ आया,
फिर आप इसका हाइड्रोलिसिस करवा के इसको बेंजाल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हो। अगर आपको डाउट है कि ये रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे हो रहा है तो एक बार मैकेनिज्म को देख लो, जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है वो, ठीक है, मैकेनिज्म, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि हो क्या रहा है। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इस चीज़ को लिया, हम लोग मैकेनिज्म को देख रहे हैं शॉर्ट में। ये मैकेनिज्म पेपर में आने वाला नहीं है, लेकिन किसी किसी को बहुत प्रॉब्लम जाती है कि ये ऐसा डायरेक्टली कैसे हो गया। तो भाई उसी चीज़ को हम लोग अभी समझ रहे हैं, उसी चीज़ को समझ रहे हैं भाई। देखो ये वाली चीज़ें, ये है आपका कार्बन, ये है हाइड्रोजन, ये है क्लोरीन, ये है क्लोरीन, ठीक है। जब आप इसके अंदर में डालते हो हाइड्रोलिसिस, जब आप इसका क्या करवाते हो, जब आप इसका करवाते हो हाइड्रोलिसिस, मतलब इसके अंदर में जब आप पानी को ऐड करते हो तो देखो अब क्या होता है। यहाँ पे आप 2 पानी लेते हो, तो 2 पानी का मतलब क्या हुआ भाई, 2 पानी का मतलब होता है 2 हाइड्रोजन, ठीक है, और 2 OH माइनस आयन, ठीक है। याद रखना है भाई आपको ये चीज़, याद रखना है आपको ये चीज़ कि आप अगर 2 पानी इसके अंदर डाल रहे हो मतलब ये हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो। कितने भी पानी ले सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोलिसिस का मतलब 1 पानी का ड्रॉप या 2 पानी का ड्रॉप थोड़ी होता है, कितना ही पानी हो सकता है। अब 2 पानी है तो 2H और 2H रहेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से आपका एक HCl बाहर निकलता है, यहाँ से आपका सेकेंड HCl बाहर निकलता है। अब देखो क्या होता है, ये है आपकी बेंजीन रिंग। ये मैकेनिज्म को देख रहे हैं, ये मैकेनिज्म पेपर में नहीं आने वाला है। ये है आपका कार्बन, ये है आपका हाइड्रोजन। अब एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन HCl के फॉर्म में बाहर निकला, दूसरा क्लोरीन और दूसरा हाइड्रोजन भी HCl के फॉर्म में बाहर निकला। अब क्या बचा है, 2 OH माइनस आयन बचे। अब यहाँ से एक क्लोरीन बाहर निकला, यहाँ से दूसरा क्लोरीन बाहर निकला, तो कार्बन की 2 वैलेंसी जनरेट हो गई। हाँ भाई, एक OH माइनस आयन यहाँ जाता है, दूसरा OH माइनस आयन यहाँ जाता है। समझे या नहीं समझे? आगे देखो क्या होता है, यहाँ से आपका पानी बाहर निकलता है, ये है आपका H और ये है आपका OH। पानी इस तरीके से बाहर निकल गया, H2O, H2O। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये रहता है आपका बेंजीन रिंग, ये रहता है आपका कार्बन, ये रहता है आपका हाइड्रोजन और ये रहता है ऑक्सीजन, और यही तो है भाई आपका वो बेंजाल्डिहाइड। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये मैकेनिज़्म पेपर में नहीं आने वाला, ये मैकेनिज़्म आपका पेपर में नहीं लिखना है, ये मैकेनिज़्म कोई पूछेगा नहीं। लेकिन किसी किसी के दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं कि डायरेक्टली कैसे हो गया, उन्हीं को समझाने के लिए मैंने ये वाली चीज़ करवाई है, ठीक है भाई। ये सिर्फ उन खुफिया लोगों के लिए। अब ये वाली जो चीज़ है भाई, ये चीज़ आप आई होप सबको समझी है, तो ले लो जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब हम लोग मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, जो आपकी 4th मेथड है और जो आपकी लास्ट मेथड है जिससे आप बेंजाल्डिहाइड को बना सकते हो यूजिंग एरोमेटिक अरीन्स। वो है आपकी गेटरमैन्स कोच फॉर्माइलेशन रिएक्शन। गेटरमैन्स कोच फॉर्माइलेशन रिएक्शन, क्या नाम है भाई इसका, गेटरमैन्स कोच फॉर्माइलेशन रिएक्शन, ये नाम है इसका, ठीक है। सबसे काम की रिएक्शन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई ये रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले स्टेप में आप लेंगे इसके अंदर में बेंजीन। सबसे पहले स्टेप में आपने इसके अंदर में क्या लिया भाई, बेंजीन को लिया, और आप इसके अंदर में देखो क्या क्या डाल रहे हो, बड़ी काम की चीज़ है। आप इसके अंदर में डालोगे भाई सबसे पहले CO को, ठीक है। इसी के साथ साथ आप इसके अंदर में डालेंगे HCl को। इसी के साथ में आप यहाँ पे लेंगे एनहाइड्रस AlCl3 को, या आप इसी के जगह पे इसमें ये भी ले सकते हैं भाई, एनहाइड्रस CuCl2 को, ठीक है। और इसी के साथ साथ आप यहाँ पे लेंगे एट हाई प्रेशर ये रिएक्शन करना बड़ा आसान है, लेकिन ये कंडीशंस अगर आप नहीं लगाते हो तो आपका प्रोडक्ट नहीं बन सकता। तो आप बेंजीन से बेंजाल्डिहाइड को डायरेक्टली बनवा रहे हो, कैसे, उसके अंदर में डाल रहे हो CO HCl और डाल रहे हो एनहाइड्रस AlCl3 और डाल रहे हो एनहाइड्रस CuCl2 एंड हाई प्रेशर, ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे भाई मैम अगर पेपर में गेटरमैन्स कोच फॉर्माइलेशन रिएक्शन आया, मुझे अगर सपोज बेंजीन याद है लेकिन अगर मुझे ये रिएजेंट ही याद नहीं है पेपर के अंदर में, तब मैं क्या करूँगा। देखो भाई देखो, अपने पास हर चीज़ का जुगाड़ है। अभी अपन देखेंगे कि ट्रिक क्या है इसको याद रखने का। देखो अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे आपको ध्यान से अगर देखते हो तो ये OC दिख रहा है। OC का मतलब ही क्या होता है, OC का उल्टा ही CO होता है। यहाँ पे आपको सबको OC दिख रहा है भाई,
OC का उल्टा ही क्या होता है, CO होता है। तो ऐसे आपको नाम से ही याद रखना है, ठीक है। तो याद रखना है, बेंजीन से बेल्जानडेहाइड बनाना ईजी है, लेकिन रिएक्शन कंडीशन ही अगर याद नहीं रखेंगे तो क्या आपको आधे मार्क के ऊपर कोई मार्क देगा, नहीं। तो नाम में ही आ रहा है KOCH, तो OC आ रहा है, OC का मतलब उल्टा कर दो CO। फिर आपको यहाँ पे दिख रहा है H मतलब भी समझ जाओ भाई कि यहाँ पे HCl भी है। यहाँ पे आपको दिख रहा है फॉर्माइलेशन का मतलब ही क्या होता है, अल्डेहाइड फॉर्मेशन। फॉर्माइलेशन का मतलब ही क्या होता है भाई, अल्डेहाइड फॉर्मेशन। तो देखो नाम में ही काम छुपे है, सिर्फ देखने के लिए क्या चाहिए, ये चाहिए जो मैंने अभी आप सबके अंदर डाल दिए है भाई। इधर देखो ध्यान से, कोच के स्पेलिंग में ही आ रहा है OC का उल्टा कर दो CO, यहाँ पे H है HCl। फॉर्माइलेशन का मतलब भी क्या उल्टा है, अल्डेहाइड का फॉर्मुलेशन, मतलब ये आप बोल सकते हैं अल्डेहाइड का फॉर्मेशन। अब देखो भाई क्या होगा, यहाँ पे होगा कुछ भी नहीं, यहाँ पे है CO और यहाँ पे है आपका H, बस ध्यान से देखो क्या होगा। ये है आपका बेंजीन रिंग, ध्यान से देखते जाओ, ध्यान से देखो, यहाँ पे ऑलरेडी एक हाइड्रोजन था, ये बेंजीन रिंग के पास में ऑलरेडी एक हाइड्रोजन था। तो क्या होगा भाई पता है क्या, ये हाइड्रोजन और ये वाला क्लोरीन, ये हाइड्रोजन और ये वाला जो क्लोरीन है, ये HCl बन के बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी एक हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन और ये वाला क्लोरीन HCl बन के बाहर निकल गए। अब देखो क्या बचा, यहाँ पे है आपका CO मतलब C+O और यहाँ पे है आपका H। ध्यान से देखो भाई, ध्यान से। सबसे पहले बेंजीन को लिया, कोच के स्पेलिंग में ही आ रहा है OC, उसका उल्टा किया CO, यहाँ पे H है HCl। फॉर्माइलेशन मतलब ही अल्डेहाइड का फॉर्मुलेशन, मतलब ही अल्डेहाइड का फॉर्मेशन या फॉर्मिल ग्रुप का फॉर्मेशन। देखो क्या होगा, यहाँ से H था क्योंकि ऑलरेडी H था और यहाँ से Cl, सबसे पहले HCl बन के बाहर निकल गए। सबसे पहले छोटे मोटे बाई प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर, सबसे पहले छोटे मोटे बाई प्रोडक्ट को कर देंगे रिएक्शन के बाहर, जो बच जाएगा उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका देंगे, प्रोडक्ट को बना लेंगे। इधर आ जाओ सारे के सारे। यहाँ पे हाइड्रोजन निकला, मतलब यहाँ पे जगह खाली हुई, हाँ भाई हुई। यहाँ पे कौन जाके चिपकेगा, ये वाली चीज़ CO और H, CO और H। यहाँ से H, यहाँ से Cl बाहर निकला, तो यहाँ पे खाली जगह जनरेट हुई। पहले जगह जनरेट करना पड़ेगा ना, फिर ये CO और ये H जाके जुड़ गए। इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है बेंजाल्डेहाइड। डायरेक्टली ये वाला प्रोडक्ट मिल जाता है। ये रिएक्शन अगर पेपर में आएगी तो आपको 2 मार्क पॉकेट के अंदर दे के जाएगी भाई, समझे या नहीं समझे, याद रखना। 2 के ऊपर नहीं आती, क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन में एक ही स्टेप है। अगर 2 या 3 से ज़्यादा स्टेप्स आती है या 2 से ज़्यादा स्टेप्स आती है तब जाके वो 3 मार्क के लिए होती है। अभी जितनी भी रिएक्शन पड़ी ना वो सब 3 मार्क के लिए आएगी, लेकिन ये 2 मार्क के लिए, क्योंकि इसमें एक ही स्टेप है। समझे या नहीं समझे, याद रखना है। ये H और ये Cl बाहर निकला, ये दोनों का दोनों पार्ट यहाँ पे जाके जुड़ गया, CO और ये है आपका H। ले लो भाई इसका भी स्क्रीनशॉट। यहाँ पे आपकी सारे के सारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजाल्डेहाइड फ्रॉम एरोमेटिक अमीन्स कंप्लीट होती है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं यूज़ ऑफ डाइबल H को। तो जो भी आपका डाइबल H है, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आपको बस इतना याद रखना है कि डाइबल H है, तो इस डाई का मतलब क्या होगा, देखो ध्यान से देखना। ये है आपका डाई, ये है आपका आइसो, ये है आपका ब्यूटिल, ये है एल्यूमिनियम, ठीक है, और ये है आपका हाइड्राइड। तो डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये क्या हुआ भाई, डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई, देख ध्यान से देखना, डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आइसो ब्यूटिल भाई 2 बार है। इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो भाई, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डाई आइसो ब्यूटिल को ऐसे। और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, एक बार देख लो। ये है आपका एल्यूमिनियम, ठीक है भाई, ये है आपका आइसो ब्यूटिल। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। टेंशन मत लो भाई, वो स्ट्रक्चर को ही हम लोग देख रहे हैं। ये आइसोब्यूटिल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ध्यान से देखना। यहाँ पे टोटल कार्बन कितने, 1 2 3 4, ठीक है, 4 कार्बन है मतलब ब्यूटिल है,
और दोनों के दोनों CH3 ग्रुप सेम है, मतलब आइसोब्यूटिल है। लेकिन ऐसे कितने आइसोब्यूटिल है? 2 आइसोब्यूटिल है। तो CH2 C CH3 CH3 और यहाँ पे है आपका हाइड्राइड। ठीक है, इस तरीके से इसको लिखते हैं। मतलब याद रखना है कि डाइबल H को ही आप डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी बोल सकते हो। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसी आप आइसोब्यूटिल को ऐसे भी 2 बार लिख सकते हैं। इसी आइसोब्यूटिल का मतलब ये होता है, इस आइसोब्यूटिल का मतलब ये होता है, और ये उसका स्ट्रक्चर है। आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि ये जो है डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग 2 चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने लिया है साइनाइड को। ठीक है, हम लोग को इसमें डालने का है डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाइबल H। इसी को आप क्या बोलते हो? डाइबल H। और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखो क्या होगा। ये है आपका CH3, ये है आपका CH, ये है आपका डबल बॉन्ड। याद रखना है, ये डबल बॉन्ड के पास में रिएक्शन को नहीं करता है। ये सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन कहाँ पे करता है? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के पास में और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के पास में। तो ये है आपका CH3। यहाँ पे तो रिएक्शन नहीं होंगी, एज इट इज़ है। ये है आपका CH2 और यहाँ पे आपका आएगा CHO। समझे या नहीं समझे भाई? ये आपका क्या हुआ? ये आपका अल्डेहाइड हुआ। टोटल कार्बन कितने हैं? 5। तो मैं क्या लिखूँगी? पेंट। फिर यहाँ नंबर देंगे 1 2 3 4 5। थर्ड पोजीशन पे अल्कीन आया तो 3 इन, और फर्स्ट पोजीशन पे है अल्डेहाइड मतलब Al। ये मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग अल्डेहाइड से कैसे बनाएंगे अल्डेहाइड्स को ईस्टर्स का यूज़ करके। तो सबसे पहले मैं लूँगी भाई ईस्टर को। ये है आपका R डबल बॉन्ड OR-। ये है आपका ईस्टर। इस ईस्टर के अंदर में आप डालेंगे डाइबल H को। ठीक है, ये जो डाइबल H है, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, और साइड बाय साइड आप इसका हाइड्रोलिसिस भी करवाएंगे। तो देखना यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे क्या होगा भाई? ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट आपका इस तरीके से कटेगा। यहाँ पे जाएगा आपका H और यहाँ पे जाएगा आपका OH। तो ये वाला पार्ट अलग बनेगा और ये वाला पार्ट अलग बनेगा, और यहाँ से ये कट रहा है। ये काटपीट वाली चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ पे ये है R, ये है C डबल बॉन्ड O, और ये वाला हाइड्रोजन इधर गया। तो ये आपका क्या हुआ भाई? ये हुआ अल्डेहाइड। और सेकंड पार्ट में यहाँ पे क्या बन रहा है? सेकंड पार्ट में आपका यहाँ पे बन रहा है अल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा? ये लास्ट वाला पार्ट जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ आपको याद रखना है कि डाइबल H का मतलब भी डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, वो उसका मैंने स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया है। ये आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो जनरली कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और आपके कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन को यूज अप करता है। ठीक है, यहाँ पे हो कुछ भी नहीं रहे, आप जब इसको यूज़ करेंगे तो ये बॉन्ड को वो रिड्यूस नहीं करता है। ये आपको याद रखना है। वो सिर्फ और सिर्फ इसी को रिड्यूस करके डायरेक्टली वो अल्डेहाइड में ही इसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आए हम लोग कि हम लोग ईस्टर से कैसे बनाएंगे आपके अल्डेहाइड को। तो वही वाली चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस की भाई, वही वाली चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस की भाई। ठीक है, उसके बाद में देखो क्या होगा। यहाँ पे डाइबल H और हाइड्रोलिसिस भी करवा रहा है H3O+ के प्रेजेंस में। तो इसको काटेंगे, यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे OH आएगा। तो ये क्या बना? R C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, अल्डेहाइड। और यहाँ पे क्या बना? अल्कोहल। इस अल्कोहल को नहीं लिखा तो भी चल जाता है। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। यहाँ पे आपके सारे अल्डेहाइड और कीटोन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे बनाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड के सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और रिएक्शंस हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपका अल्डेहाइड और कीटोन के सारे रिएक्शंस कंप्लीट होते हैं। ओके गाइस, टिल देन कीप वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।